हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। हम यहाँ पे जो आईसीए के केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका थर्ड केस सिनारियो। पिछले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपका फर्स्ट एंड सेकंड केस सिनारियो सोल्व कर लिया था। आज हम करेंगे आपका तीसरा केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो आपको क्वेश्चन पूछे गए उसे हम रीड कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, What amount of income arising from activity A would constitute agriculture income in hands of Mr. किशन। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम निकालने को पूछा गया, ठीक है सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन वुड कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम इन हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। तो वापस से यहाँ पे आपको एक्टिविटी बी से रिलेटेड एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम निकालने को पूछा गया। तो यहाँ पे इस केस स्टडी में आपको एक प्रकार से हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे केस स्टडी में आप क्या कर सकते हैं, दो चीजें कर सकते हैं। या तो पहले आप सारे क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, उसके बाद आप केस स्टडी पे जाइए, या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि हर एक एक्टिविटी को आप इंडिविजुअली डील करिए। जैसे कि मान लीजिए पहले एक्टिविटी में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसे आप रीड करिए और उसके रिलेटेड नीचे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप सोल्व कर दीजिए। उसके बाद आप सेकंड एक्टिविटी पे जाइए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको यहाँ पे ज्यादा डेटा याद नहीं रखना होगा और यहाँ पे आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है सर। तो हम क्या करते हैं, पहले आपको यहाँ पे जो एक्टिविटी ए में इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यहाँ पे रीड कर लेते हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है उसे यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी ए में आपको क्या दिया है, he grows saplings or seedlings in a nursery spreading over on 1 acre of land, the sale proceeds of which is rupees 5 lakhs, cost of plantation is rupees 1,40,000, basic operations are not performed for growing saplings or seedlings। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होगा, एग्रीकल्चर इनकम के टॉपिक में आपको ये दिया गया है कि नर्सरी की एक्टिविटी में से जो भी आप इनकम कमाएंगे वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह ग्रो करके आप उसको सेल करते हैं, उस एक्टिविटी को यहाँ पे नर्सरी की एक्टिविटी माना जाएगा और उसमें से जो भी इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। भले ही जो बेसिक ऑपरेशन है वो आप लैंड पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें से जो इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम कितनी रहेगी, तो यहाँ पे आपने जो सेपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रो करके उसको सेल किया था उसका सेल प्रोसीड आपको दिया है रुपीज 5 लाख। उसमें से माइनस कर दीजिए आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, दैट इज 1,40,000। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इनकम मिल जाएगी रुपीज 3,60,000। तो यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जिसमें आपको एग्रीकल्चर इनकम निकालनी थी वो यहाँ पे आपको मिल गई रुपीज 3,60,000, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी में आपको क्या दिया, एक्टिविटी बी में यहाँ पे ये लिखा है कि ग्रोस कॉटन ऑन 3 acres of land, 40% ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर रुपीज 4 lakhs, the cost of cultivation of which is rupees 2,25,000, the cost of cultivation of balance 60% cotton is rupees 3,37,500 and the market value of the same is rupees 6 lakhs, which is used for the purpose of manufacturing yarn. After incurring manufacturing expense of rupees 1 lakh, yarn is sold for rupees 8,50,000। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉटन प्रोड्यूस बनाया जिसे कपास या रुई कहा जाता है, उसमें से 40% कॉटन तो इन्होंने डायरेक्टली मार्केट में सेल कर दिया। तो आपको ये मालूम होगा, अगर किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप डायरेक्टली उसके रॉ फॉर्म में सेल कर देंगे तो उसमें से जितनी भी इनकम आपको मिलेगी वो पूरी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो 40% कॉटन आपने डायरेक्टली सेल कर दिया उसमें से जितनी भी इनकम आपको होगी वो पूरी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपको सेल प्रोसीड दिया है रुपीज 4 लाख, तो वो ले लीजिए आप, उसमें से माइनस कर दीजिए उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, दैट इज रुपीज 2,25,000। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इनकम मिल जाएगी रुपीज 1,75,000, जो 40% कॉटन आपने डायरेक्टली मार्केट में सेल किया, ठीक है सर। इसके अलावा बाकी का जो 60% कॉटन प्रोड्यूस है उसको आपने फर्दर प्रोसेसिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग किया और उसमें से आपने यार्न बना के मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे से जो इनकम होगी क्या वो पूरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? आंसर इज नो, बिकॉज आपको ये मालूम होगा, अगर किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ग्रो करने के बाद उस पर आप फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसमें से आप कुछ अलग प्रोडक्ट बना के मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे सिर्फ आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, यानी बिजनेस एक्टिविटी पे कर रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो कंपोजिट इनकम के मेथड से निकाली जाएगी। यहाँ पे कुछ आपकी एग्रीकल्चर इनकम रहेगी, कुछ आपकी बिजनेस इनकम रहेगी। तो सर ये अपॉर्चनमेंट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स के लिए तो फिक्स परसेंटेज डिफाइन किया हुआ है, टी कॉफी एंड रबर के लिए, लेकिन यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही है। तो सर अदर प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे आपकी इनकम अपॉर्चन की जाएगी बाय यूजिंग द एफएमवी। अब ये एफएमवी के बेस पे कैसे अपॉर्चन करेंगे, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, एग्रीकल्चर इनकम का पोर्शन निकाल दीजिए। ये कैसे निकालेंगे, तो जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने फर्दर प्रोसेसिंग करने में यूज किया, मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज किया, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पे 60% कॉटन जो आपने फर्दर प्रोसेसिंग करने में यूज किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको दी गई है रुपीज 6 लाख, उसमें से माइनस कर दीजिए उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, दैट इज 3,37,500। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इनकम मिल जाएगी रुपीज 2,62,500। उसके बाद हम यहाँ पे बिजनेस इनकम का पोर्शन कैसे निकालेंगे, तो जो 60% कॉटन प्रोड्यूस पे आपने फर्दर प्रोसेसिंग करके यार्न बनाया और यार्न मार्केट में जाके सेल कर रहे रुपीज 8,50,000 पे, तो वो सेलिंग प्राइस आप ले लीजिए।
उसमें से माइनस कर दीजिए उस यार्न की कॉस्ट। तो सर उसकी कॉस्ट क्या लेंगे? तो भाई जो आपने 60% कॉटन प्रोड्यूस उसमें यूज किया उसको बनाने के लिए, उसी की कॉस्ट आपको लेनी होगी। लेकिन सर वो तो हमने खुद ग्रो किया था। तो आप एक काम करिए, अगर वो कॉटन प्रोड्यूस मार्केट में जाके खरीदते तो आपको कितनी प्राइस पे मिलता, यानी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। तो जो एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए आप उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एफएमवी यूज कर रहे थे, उसी एफएमवी को यहाँ पे आपको एज अ कॉस्ट यहाँ पे माइनस करना है, दैट इज ₹6 लाख। उसके अलावा जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है वो भी माइनस कर दीजिए, दैट इज ₹1 लाख। तो यहाँ पे आपको बिजनेस इनकम का पोर्शन मिल जाएगा ₹1,50,000। तो इस तरीके से आपकी एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम अपोर्शन की जाती है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी बी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पूछा था कि एक्टिविटी बी में जो आपको इनकम हो रही है फ्रॉम सेल ऑफ कॉटन, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी या बिजनेस इनकम? तो सर जितना कॉटन प्रोड्यूस हमने डायरेक्टली मार्केट में जाके सेल कर दिया, उसमें से जो भी इनकम होगी वो पूरी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। वो हमें यहाँ पे मिली थी ₹1,75,000। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? What amount of income from activity B with respect to sale of yarn constitute agriculture income and business income in hands of Mr. किशन? तो जो यार्न आपने सेल किया था उसमें आपकी कुछ एग्रीकल्चर इनकम होगी, कुछ आपकी बिजनेस इनकम होगी। तो यहाँ पे वो हमें मिला था, एग्रीकल्चर इनकम हमें मिली थी ₹2,62,500 एंड बिजनेस इनकम मिली थी ₹1,50,000। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? What amount of income arising from activity C constitute agriculture income or otherwise in hands of Mr. किशन? तो यहाँ पे एक्टिविटी सी में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक बार के लिए हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है, लैंड मेजरिंग 1 acre is let out to Mr. रमेश on monthly rental of ₹15,000 which is used by Mr. रमेश as follows: 50% of land is used for agriculture purpose and 50% of land is used for non agriculture purpose। अब यहाँ पे आपको ये मालूम होगा, अगर आपने किसी को एग्रीकल्चर लैंड रेंट पे दी है और सामने वाले पर्सन को आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रेंट पे दिया, तो फिर उस केस में जो भी रेंट आपको मिलेगा वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में 50% पार्ट तो आपका एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, बाकी का 50% पार्ट ऑफ द लैंड आपका नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपको रेंट मिल रहा है ₹15,000, उसमें से आपका 50% रेंट यानी 7,500 वो तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। बाकी का जो 7,500 का रेंट आपको मिल रहा है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, बिकॉज उतना पार्ट ऑफ द लैंड आपका नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो सर वो रेंट आपका कहाँ पे टैक्सेबल किया जाएगा? वो अदर सोर्स में टैक्सेबल किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका रेंट पे देने का बिजनेस नहीं है, तो ये बिजनेस इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये कोई बिल्डिंग नेचर की एसेट नहीं है, तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम में भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। तो जो बाकी का 7,500 का रेंट आपको जो मिल रहा है वो आपका IFOZ में टैक्सेबल किया जाएगा। अब यहाँ पे ये तो आपको मंथली रेंट मिल रहा है, तो पूरे साल का रेंट आपको कितना मिल रहा है? तो सर यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि पूरे 12 महीने के लिए आपको रेंट मिला होगा, तो उसमें से आपका 90,000 का जो रेंट है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और बाकी की 90,000 की रेंट इनकम आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? सर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ₹90,000 वुड बी एग्रीकल्चर इनकम एंड ₹90,000 इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद आपको फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? Compute the gross total income of Mr. Kishan for the previous year 24-25, assuming he has no other source of income। तो अब यहाँ पे मिस्टर किशन के हाथ में उनकी ग्रोस टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल की जाएगी? तो सर सबसे पहले यहाँ पे ये तीनों एक्टिविटीज में जितनी हमारी एग्रीकल्चर इनकम है वो तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), लेकिन आपकी टैक्सेबल इनकम कौन कौन सी होगी? एक तो आपकी एक्टिविटी बी में जो बिजनेस इनकम का पार्ट था ₹1,50,000 वो टैक्सेबल इनकम है, और इसके अलावा जो एक्टिविटी सी में आपको रेंट मिल रहा है ₹90,000 उसमें से जो अदर सोर्स में टैक्सेबल किया जाएगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम है। तो यहाँ पे आपकी ग्रोस टोटल इनकम में दो इनकम टैक्सेबल की जाएगी, एक तो आपकी बिजनेस इनकम दैट इज ₹1,50,000 और एक आपको जो रेंट मिल रहा है जो अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दीजिए ₹90,000। तो यहाँ पे आपको ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी ₹2,40,000। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन का? सर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ₹2,40,000। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे थर्ड केस सिनारियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सारे केस सिनारियोस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका अगला केस सिनारियो रहेगा उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा ये जो एनोटेड पीडीएफ है, अगर इसका एक्सेस आपको चाहिए तो मैंने इसका पीडीएफ ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एमसीक्यू डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।